नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किचन गार्डनिंग यानी घर के आसपास सब्जियों और फलों की खेती जो आज के लोगों की जरूरत बनती जा रही है। तो आप किस प्रकार से घर के आसपास गृह वाटिका बनाएं और कौन कौन से फल सब्जियों को उगाएं, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रही हैं केवीके बेजवा भदोही की डॉक्टर रेखा सिंह। हम अपने परिवार के लिए आवश्यक जितनी भी सब्जी एवं फलों की मात्रा की आवश्यकता होती है उन सभी की आपूर्ति कर सकते हैं। देखिए, जैसे किसान परिवार होते हैं गांव में, हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास बहुत सारी ऐसी ज़मीन होती है जो फालतू अनुपयोगी पड़ी हुई रहती है। वो उसमें न खेती करते हैं और न ही किसी और कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। वहाँ पे गंदगी भी रहती है। तो मैं कृषक भाइयों से ये अनुरोध करूँगी कि वो अपने घर के आसपास की जो इस तरह की खाली ज़मीन होती है वहाँ पे पोषण वाटिका की स्थापना करें। पोषण वाटिका एक ऐसी सस्य क्रिया है जिसके माध्यम से घर के सभी सदस्यों की सहभागिता को शामिल करके हम सब्जियां एवं फल उगा सकते हैं। उसका प्रयोग कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पोषण वाटिका को हम विभिन्न तरीके से रेखांकित कर सकते हैं। जैसी हमें ज़मीन की उपलब्धता रहती है उसके अनुसार हम पोषण वाटिका की स्थापना कर सकते हैं। पोषण वाटिका में सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। उसके अनुसार हम क्यारियों का विभाजन कर लेते हैं। क्यारियों का विभाजन करने के पश्चात उसमें हम फिर जो मौसमी सब्जियां होती हैं उनको चयनित करते हैं। अब जो आने वाला समय है वो जाड़े के मौसम का है, तो इस वक्त हम अपने क्यारियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और भी बहुत सारी अलंकारिक सब्जियां आजकल बाजार में हैं, उसको भी हम लोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि पोषण वाटिका में फलदार पौधों को भी अवश्य स्थान देना चाहिए। फलदार पौधों में सर्वप्रथम आता है नींबू, आम, अमरूद, केला। सब्जियों के बीज या फिर जो उनके पौध होते हैं उनको चयनित करने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि वो कीटाणु मुक्त, रोग मुक्त हों। कभी कभी किसान भाई ऐसे सब्जियों के पौधे ले लेते हैं जो कि कीड़ा खाए हुए होते हैं या फिर वो मुरझाए से होते हैं, तो फिर वो लग नहीं पाते हैं। तो सब्जियों के बीजों एवं पौधों की गुणवत्ता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। जो मौसमी सब्जियां हैं, जब उनको हम अपने पोषण वाटिका में स्थान देते हैं तो क्यारियों की तैयारी कर लेते हैं। अगर जो सब्जियां मेड़ों पे लगाई जानी है तो मेड़ बना के उनको रोपित करते हैं, और सीधे जो बीज के माध्यम से लगाई जाती हैं उनको जो बेड है उसको अच्छे से तैयार करके उसमें बीज लगा देते हैं। क्यारियों में जब हम पौधों को लगा देते हैं तो फिर हमें समय समय पर उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है। जैसे लौकी, करेला, सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। पौधों एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट की थोड़ी मात्रा में प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर सकते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर देना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग 1 महीने के अंतराल पर करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। फल सब्जियों में रस चूसक एवं फल मक्खी कीट का प्रकोप होता रहता है। ऐसे में कीट एवं रोगग्रस्त भागों को तोड़कर हटा देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लगभग 7 से 10 दिन बाद ही फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर
फल सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने किचन गार्डन में या पोषण वाटिका में कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा होता है। इसका फ़ायदा ये भी है कि हमें ताज़ी सब्जियां तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। कई बार हम बाज़ार से सब्जियां लेके आते हैं, वो महंगी होती हैं, तो परिवार में सभी को उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। किचन गार्डन में अगर आप सब्जी लगाएंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी और आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें कि कीटनाशकों का भी प्रयोग न के बराबर किया जाता है। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो पोषण वाटिका को अपने घर के आसपास जरूर स्थान दें। इससे उनमें स्वावलंबन भी आएगा और वो अपने परिवार को भी उन्नत स्वास्थ्य प्रदान कर सकेंगी। साथ ही पोषण वाटिका में उगाए गए सब्जियों के माध्यम से अपने आय को भी बढ़ा सकेंगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप किसी भी फसल की बुआई करने से पहले मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे अनावश्यक उर्वरकों के खर्च से तो बच ही सकते हैं, साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो किस प्रकार से लाभकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मृदा विशेषज्ञ टीपी सिंह। किसान बंधुओं, इस समय आपकी जो है खरीफ की फसल कट गई होगी और इस समय जो है खेत आपका जो है खाली हो गया होगा। तो किसान बंधुओं, आपसे निवेदन है कि अब इस समय जो है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए और हमारी जो है जोत का जो दायरा है वो जो है कम होता जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास पानी की आ रही है। पानी की भी बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई पानी की समस्या, कम होता हुआ जोत का दायरा और जो है बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खाद्य व्यवस्था जो है करना, इसके लिए जो है बहुत बड़ी जो है हमारे और आपके पास जो है ये बहुत बड़ा जो है एक लक्ष्य है। किसान बंधुओं, किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। इसके लिए जरूरी यह है कि जो अब हमारे पास जोत की जमीन बची हुई है, उस जमीन को हम जो है उस जमीन की उर्वरा शक्ति को हम बचा करके जो है रखें। और हम जो है बचा करके रखने का तात्पर्य यह है किसान बंधुओं कि हम जो है अनावश्यक जो है रासायनिक खादों के उपयोग से बचें। हमारी जमीन की जो है दशा खराब होती जा रही है। इसीलिए हमारी जो है भारत सरकार ने एक जो है 2015 से एक योजना चला रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। उस योजना के अंतर्गत किसान बंधुओं, स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब तात्पर्य ये है किसान बंधुओं कि जब तक हमारी जो है धरती स्वस्थ है, हमारी धरती जो है स्वस्थ जो है भोजन देने की क्षमता रखेगी, तभी जो है हमारा जीवन स्वस्थ होगा। हमारा आने वाली जो पीढ़ी होगी वो जो है स्वस्थ होगी। स्वस्थ जो है कब होगी किसान बंधुओं? जब हमारी धरा जो है स्वस्थ होगी। तो इसका जो है तात्पर्य ये है किसान बंधुओं, इन सब बातों का उद्देश्य यही है कि अब इस समय जो है हमारी ज़मीन जो है खाली है, हम जो है अगली फसल की तैयारी करने जा रहे हैं। और दूसरा जो चलाई गई जो योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वो योजना का जो है दूसरा चरण भी जो है आपका अप्रैल से चालू हो गया है। अगर द्वितीय चरण योजना के अंतर्गत यदि आप जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यदि आपको उपलब्ध है और उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में यदि आप फसल जो है रबी में इस समय लगाने जा रहे हैं, आप खेत की तैयारी कर रहे होंगे रबी की फसल लगाने के लिए, यदि उन फसलों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड में यदि जो है विवरण दिया गया है, मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उन जो है फसलों की अनुशंसा दी गई है कि आपको जो आप फसल लगाने जा रहे हैं उस फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ कितना चाहिए, उस फसल के लिए सड़ी गोबर की खाद कितनी चाहिए,
कौन सा पोषक तत्व उस फसल के लिए उपयुक्त है। तो जिस तरह से किसान बंधुओं हमारी जो है थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम जो है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना जो है इलाज कराते हैं, उसी तरह से किसान बंधुओं जिस जो है धरा के ऊपर, जिस जो है धरती माँ के ऊपर पूरा हमारा जीवन आधारित है, उस धरती माँ के स्वास्थ्य का हम जो है ध्यान जो है नहीं रख रहे। तो आप सबसे जो है निवेदन है किसान बंधुओं कि अभी आपकी खरीफ की फसल जो है कट चुकी है, खेत आपका खाली है किसान बंधुओं, और जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित है, उस धरा के स्वास्थ्य के बारे में आप जो है ध्यान रखें। और ध्यान रखने का तात्पर्य यह है किसान बंधुओं कि आप जो है मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। जो आप फसल लगाना चाह रहे हैं उस फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए हमारे किसान बंधुओं, उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है अपने खेत की मिट्टी जांच कराएं किसान बंधुओं। अपने प्रदेश में खरीफ की अधिकांश फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में फसलों की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, जिससे कटाई गहाई में देरी हो जाती है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए कंबाइन हार्वेस्टर यंत्र का आविष्कार किया गया है। तो इस यंत्र की क्या खासियत है और किसानों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। कि हमारा धान तो पकने वाला है, तो अब सबसे जो हमारा अगर हम समय पे अगर कटाई कर ले और खेत को खाली कर ले तो हमारा जो रबी क्रॉप होगा वो समय पे बुआई हो जाएगा। तो इसको अगर देखते हुए हम करें तो हमारी जो कटाई यंत्र है वो रीपर कंबाइनर है, कंबाइन हार्वेस्टर है। किसान भाइयों, आजकल कृषि में मशीनरी का प्रयोग अधिक हो रहा है और अभी फसलें कटाई के लिए तैयार हो गई हैं एवं कटाई भी चल रही है। ऐसे में कटाई के लिए मजदूर कम मिल पाते हैं और फसल की कटाई में देरी होती है। इसीलिए किसान अगर फसलों की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करे तो उनकी लागत में कमी आती है। इसके साथ ही कटाई एवं गहाई का कार्य भी जल्दी हो जाएगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर से हम लोग देखते हैं कि कटनी के साथ साथ हम लोग उसको इकट्ठा भी कर लेते हैं और वो कटनी से लेकर के हम लोग उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग कर करके हम लोग ट्रॉली में जमा भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर हमारा है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने कटर बार की चौड़ाई है, उस हिसाब से उसकी दाम तय होती है और उसका कैपेसिटी भी तय होता है। अगर हम 2.5 मीटर का या 2 मीटर का या 1.5 मीटर का जो भी बाजार में अवेलेबल है हम लोग लेते हैं और उस हिसाब से उसका दाम भी फिक्स होता है और उस हिसाब से आपका कैपेसिटी भी उसका डिपेंड करता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोड़ी, जिला आगरा के कृषक धर्मेंद्र यादव ने। यह दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अब जो है मौसम चेंज हो रहा है और रबी के चारे जो हैं हरे चारे उनका मौसम आ गया है। तो भाई अब बरसिम और जई बोने का समय चल रहा है, तो किसान जो है जल्दी से अपने खेतों में जई और बरसिम की जो है खेती करें चारों के लिए। तो इससे अच्छा आहार जो है पशुओं के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि बरसिम जो है एक ऐसा हरा चारा है, दलहनी चारा, कि जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता
और पशुओं की खुराक भी इससे बढ़ती है। तो इस तरह से हरे चारे का प्रबंध करेंगे और इसको भूसा, कड़बी या जो भी हमारे सूखे चारे हैं या पुआल है हमारा धान का, इनके साथ इन हरे चारों को मिला के जो है पशुओं को देते हैं। जहाँ तक दाने की बात है तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग दाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इनमें जो है अपने पशुओं को पशुपालक जो हैं वो संतुलित आहार देते हैं। इसी वजह से हमारी उत्पादकता जो है प्रति पशु वो कम है। हालांकि उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध के उत्पादन वाला जो है प्रदेश है। तो इसमें अगर हमें 1 क्विंटल दाना बनाना है तो इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं, जैसे अनाज कोई भी हो सकता, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, ये हमारा जो है 20 से 25 किलो रहना है। प्रोटीन के लिए दूसरा जो आइटम है वो सरसों की खली, ये जो है 30 से 35 किलो रहनी है। चोकर हमारा वो 40 से 45 किलो रहना है। और जो खनिज मिश्रण है वो 1 किलो खड़िया और 1 किलो नमक। इस तरह से हमारा 1 क्विंटल संतुलित आहार बन जाता। अब बात करते हैं पशु को संतुलित आहार देने की मात्रा की। तो पशु के जीवन निर्वाह हेतु 1 किलोग्राम दाना मिश्रण आप अवश्य दें और दूध देने वाले पशु को 3 लीटर दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देना जरूरी होता है। और इस आहार को हम 2 लीटर दूध पे 1 किलो आहार हम भैंस में देते हैं और 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो आहार हम जो है गाय में देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देंगे तो इससे हमारा दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और पशु जो है वो कम से कम बीमार होंगे, चूँकि उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है हमारी वो बढ़ जाएगी। तो ये आहार के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर आप किसान भाई ध्यान देंगे तो दुधारू पशुओं से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaataup@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आलू बुवाई के लिए उपयोगी है पोटैटो प्लांटर। कम लागत में बनाए शेड नेट हाउस और पाएं फसलों से अच्छी उपज। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।